गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में गॉस के जो नियम है, गॉस का जो नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग है वो कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है तार, ठीक है, वायर। एक होता है अचालक परत, अचालक परत। एक होती है चालक परत। ठीक है, एक होता है खोखला गोला। ठीक है, और एक होता है पूरा भरा गोला। ठीक है, ये खोखला नहीं, पूरा भरा गोला। ये हमारे कोर्स में मेनली गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तार। तो अब देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा वो ही मैं टॉपिक के रूप में लिख देता हूं। तो यहां तो देखिए सबसे पहले गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है देखो, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है और बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि गॉस का नियम क्या है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा एक नंबर का। एक पूछा जाएगा तो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। 2 नंबर हो गए। एक नंबर इसका ग्राफ बनाना पूछेगा, चित्र पूछेगा। इस तरह से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे समझना है। अनंत लंबाई का तार, हमने एक तार मान लिया ये रहा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी मान ली है, टोटल लंबाई कितनी मान ली है, एल। इसको हमने आवेश दिया तो आवेश इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो गया दोनों, ये हमने। ठीक है, ये आवेश दे दिया। अब इसका मध्य बिंदु जो है वो है O। ये रहा मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर, ये रहा R दूरी। यहां पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप जब मैं बोल रहा हूं तो यही आपकी लैंग्वेज बन जाएगी इसमें कि चित्र में एक अनंत लंबाई का तार दर्शाया गया है जिसकी लंबाई हमने कितनी मान ली है, L। ठीक है, इसका इस पर समान रूप से धनावेश वितरित है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, 2 पॉइंट मान रहे हैं इधर और इधर। इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं A1 और इसका दे रहा हूं A2। ठीक है, A1 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, इसको मैं मान रहा हूं DE1। क्या मान लिया, DE। ऐसे ही A2 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी, इसको मैं मान रहा हूं DE2। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एंगल है वो मैं मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो हम इसकी क्या करेंगे, घटक कैसे करेंगे, एक तो ये घटक हो जाएगा और एक ये घटक। ठीक है, अब आप सबको पता है फ्लक्स की डेफिनेशन में cos थीटा आता था। तो थीटा वाला एंगल हमेशा क्या होता है, cos थीटा। ये तो ये दोनों तो हो गए cos थीटा और ये दोनों क्या हो गए, sin थीटा। अब इनको कैसे लिखेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ऐसे थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं, ये भी थीटा ये भी थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो एक का तो नाम हो गया DE1 cos थीटा और एक का नाम क्या हो गया, DE2 cos थीटा। ये तो हो गए समांतर घटक एक ही डायरेक्शन में। जो समांतर घटक होंगे एक ही डायरेक्शन में उनको समांतर घटक बोलते हैं। ऐसे ही इधर देखिए ये दोनों लंबवत घटक, तो इधर ये वाला हो गया DE1 sin थीटा और ये हो गया DE2 sin थीटा। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि cos थीटा वाले घटक तो एक ही डायरेक्शन में, तो ये तो जुड़ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो sin थीटा वाले घटक है, लंबवत घटक, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये लाइनें आपके आनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, मैं एक बार लैंग्वेज बोल देता हूं क्या, कि चित्र में हमें एक L लंबाई का चालक तार दर्शाया गया है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे, कि चालक तार में हम 2 बिंदु A1 A2 कल्पना करते हैं। A1 से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, DE1।
ऐसे A2 से कितनी है DE2। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशा में है, अतः विद्युत क्षेत्र के घटक करेंगे। ठीक है, समांतर घटक cos थीटा है और लंबवत घटक क्या है, sin थीटा। समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, बराबर होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र में किसके कारण निकालना है अब, DE2 के, मतलब cos थीटा वाले घटक के कारण। ये तो हुआ। अब एक चीज याद रखें कि गाउस का नियम एक ही कंडीशन में लगेगा जब बंद पृष्ठ होगा। क्या होगा, बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ का मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पर। अब इस डायग्राम की जगह एक नया डायग्राम बनेगा बंद पृष्ठ वाला। यहां तक की लैंग्वेज आप लिखेंगे। अब देखेंगे अब बंद पृष्ठ कैसे, ये वायर था। ठीक है, आप खुद सोचें, पेन जो रिफिल है ना, रिफिल, इसको वायर मान लीजिए। अब रिफिल को हम पेन कैसे कर सकते हैं, पेन की को कैसे, तो हम एक यहाँ बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मान रहे हैं, बेलनाकार। ये एक बेलनाकार हो गया, ये इधर बेलन और ये इधर बेलन। ठीक है, ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, वही वापस इस पर आवेश तो वही है ऐसे। ठीक है, प्लस आवेश। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है, लंबाई तो वही है, एल ही है पूरी। अब इसके अंदर आप देखो कि इस बेलन के 3 पृष्ठ हो गए। एक तो ये वृत्ताकार पृष्ठ, ये वृत्ताकार पृष्ठ और ये बेलन। तो हम इनको नाम दे देते हैं। इस वृत्ताकार पृष्ठ को नाम दे दिया S1, इस वृत्ताकार पृष्ठ को क्या नाम दे दिया S2, और इसको क्या नाम दे दिया हमने S3। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब देखेंगे इसमें, अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन हमने ये मान ली, ये डायरेक्शन है। तो हम देखें, आपको मैंने बताया था कि वृत्त या कोई भी हो, क्षेत्रफल हमेशा उस केंद्र से गुजरेगा। इसका जो क्षेत्रफल हो गया S1, या S1 का जो क्षेत्रफल हमने मान लिया, जैसे A1 ये इधर गया, A2 ये इधर आ गया, और इसका क्षेत्रफल किधर होगा, इस डायरेक्शन में, A3। ठीक है, एक तरह से ये, या DS मान लीजिए कुछ भी। तो इस, अब देखिए लाइन क्या आएगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें बेलनाकार काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं काल्पनिक, उसके 3 पृष्ठ है S1, S2 और S3। ठीक है, और उनका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे, या नाम दे देंगे। अब देखिए इस जगह आप देखें तो क्षेत्रफल तो जा रहा है इधर और विद्युत क्षेत्र आ रहा है इधर, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ही इसमें क्षेत्रफल इधर और विद्युत क्षेत्र इधर, यहाँ पर भी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, वो विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल भी इधर, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब बस कोई काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या बोलता है, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये सिग्मा टोटल, तो सिग्मा क्यू, इसका पूरा आवेश हमने क्या मान लिया है, क्यू। टोटल आवेश क्या मान लिया है, क्यू। तो हम सिग्मा की जगह, सिग्मा क्यू की जगह ओनली क्या रखेंगे, क्यू। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही हमने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डीएस। और ये जो गोला लगा रहा हूं ये किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। तो बताओ इस फाई ई की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल, तो ये रख दीजिए। और इधर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हमारे पास में जो पृष्ठ है उसको क्या नाम दे दिया हमने, एस। ये पूरा पृष्ठ क्या माना, एस। अब एस भी कितने, 3, तो तीनों का अलग अलग समाकलन करें। देखो इधर यहां लिख दिया पहले S1 ई डी एस प्लस S2 ई डॉट डी एस प्लस S3 ई डॉट डी एस, और यहां क्या आ गया, एप्सिलॉन। अब देखेंगे सबके अंदर डॉट हटेगा, लीजिए हटा दीजिए डॉट, ई डी एस डॉट हटते क्या लगेगा, cos थीटा, S1 S2 ई डी एस cos थीटा, S3 ई डी एस cos थीटा, और इक्वल्स टू क्या है, ये वाली। अब देखेंगे S1, देखिए S1 ईयर, S1 के अंदर थीटा कितना, 90, S2 में थीटा कितना, 90, S3 में थीटा कितना, 0। तो ये वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं, डायग्राम का कोई काम नहीं है।
तो देखिए यहाँ तो क्या आएगा 90, यहाँ क्या आएगा 90 और यहाँ क्या आएगा 0। यहाँ लिख देता हूँ S1 EDS cos 90, S2 EDS cos 90, S3 EDS cos 0। S3 के लिए 0 ही था एंगल और यहाँ आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप सबको पता है cos 90 वो तो होता है 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो ये हो गया 0 कंप्लीट, ये हो गया 0 और ये क्या बच गया हमारे पास में EDS, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। अब देखो इसमें E को तो बाहर ले लेते हैं और DS को अंदर रहने दो। DS, अब DS क्या है, बेलन का जो S3 वाला भाग था उसका अल्पांश क्षेत्रफल पूरा निकालने के लिए क्या करें, समाकलन। अब देखो इसमें जो हमने पृष्ठ माना था वो कैसा था, बेलनाकार, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का 2πr। तो इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे 2πr। तो क्या हो जाएगा E इंटू ये इंटू में 2πrl और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें निकालना है E, तो ये लिख दीजिए पूरा, भेज दीजिए इधर। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन L। याद करो रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व। तो मैं अगर यहाँ से Q निकालूं तो बताओ क्या हो जाएगा, लैम्डा L। तो ये जो Q है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा L। तो देखिए लैम्डा L अपॉन 2πr और ये, तो देखिए L से L कट गया, तो बताइए E इक्वल्स टू क्या बचेगा, यहां से ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये है, ये कंप्लीट हमारा तार के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब हम चाहें तो इसका एक रूप और बना सकते हैं, देखिए कैसे। कैसे देखेंगे, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बनेगा, ऊपर 2 आ गया और नीचे 2 तो है, क्या हो जाएगा 4, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, और 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है k, तो ये k आ गया इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। इसको क्या लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। ये वैल्यू आ गई, एक और फॉर्मूला इस तरह से। तो इस सूत्र से हमें क्या पता चल रहा है कि जो E है वो लैम्डा के तो क्या है समानुपाती, लेकिन जो E है वो दूरी की क्या है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम। लेकिन लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व तो बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इनके ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेंगे देखिए, पहले ग्राफ बना रहे हैं हम E और लैम्डा का। तो E और लैम्डा तो एक दूसरे के समानुपाती, और समानुपाती ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल रेखीय। ऐसे ही दूसरा ग्राफ E और ओनली R ले रहे हैं, तो E जो है R के तो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन अगर ये दे दे E और 1/r, तो E जो होता है 1/r के तो क्या समानुपाती, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे। तो ये हमारे गाउस का नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट है, जिसका क्या नाम है, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल आसान सा है टॉपिक, और इसी पर बेस्ड आसानी से छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इस तरह से हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा है, तार वाला। ठीक है, अब हम कल 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एक तो अचालक परत और एक चालक परत, दोनों को एक साथ पढ़ना है। फिर हम एक साथ पढ़ेंगे खोखला गोला, गोलीय कोष और एक भरा हुआ गोला, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा अगली 2 क्लासों में अभी गाउस का नियम और चलेगा, फिर छोटे मोटे 2 टॉपिक है, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ रिवाइज करते रहें। ठीक है, हैप्पी एंड लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।